जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू विल एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम लोग बात करेंगे राम मंदिर की। देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में या यूँ कह लीजिए कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट टॉपिक है तो वो राम मंदिर है। तो ये जो वीडियो होगा इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि बेसिक राम मंदिर की इन्फॉर्मेशन और लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बातें, और सेकंड जो एनालिटिकल अप्रोच या इंडियन पद्धति में हम देखें कि सोचने समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग कि राम क्या एक स्पिरिचुअल लीडर की तरफ राम को देखा जाए, या यहाँ से ये देखा जाए कि राम को एज ए इंडिया के सॉफ्ट पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इससे आगे राम से रिलेटेड जो हमारा इंडियन फ्यूचर है वो कैसे कोरिलेट होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। देखिए, ये मंदिर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टोटल एरिया 70 एकड़ और इसमें केवल 2.7 एकड़ पे ये है, मीन्स 70% जो एरिया है वो ग्रीन, उसमें ग्रीनरी है। और हाइट के बारे में देखिए तो 161 फीट इसकी हाइट है। 3 फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट देखने को मिलेगी। नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर है और इसके अंदर अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी है और वाटर प्लांट भी है और साथ में पावर प्लांट भी है। तो ये अपने आप में एक यूनिक स्टाइल है, एक अनोखा मंदिर है, इंडिपेंडेंट मंदिर है। और ये सारी चीज़ें इसको लॉन्ग टाइम, ये कहा जा रहा है कि ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल होगा जो हजारों साल के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि ये अर्थक्वेक को भी झेलने की क्षमता रखता है और भी जो डिजास्टर चैलेंजेस हैं उसको ये झेलने की पावर रखता है। अब हम देखें कि नागर शैली के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए, इंडिया में जो स्थापत्य कला के बारे में, आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में बात की गई कि मंदिर 3 तरीके के स्टाइल मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर से लेके और बिंद तक आपको नागर शैली, जिसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो कंपटीशन रहा वो आपको कंदरिया महादेव का मंदिर से मिलेगा। उस समय नागर शैली अपने पिक पे थी। नागर शैली की शुरुआत गुप्ता पीरियड से होती है और ये राजपूत जब आते हैं इंडिया में शासन, राजपूत शासन में अपने पिक पे पहुंच जाती है। अब चूंकि ये एरिया वाइज थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में आपको जो गंग शासक हैं वहाँ उनके स्टाइल थोड़े से आपको अलग देखने को मिलेंगे। गुजरात चले जाइए, वहाँ आपको स्टाइल देखने को अलग मिलेगी, राजस्थान में अलग मिलेगी, तो एमपी में ये चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। बेसिकली इनके अंदर 2 तरीके की डिवाइडेशंस आपको आप देखेंगे। एक मंडप का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, ये भी जो पूरा मंदिर है ये अलग अलग मंडप में, रंग मंडप, नृत्य मंडप, कुडू मंडप, गर्भगृह और शिखर मंडप क्या होते हैं। मंडप एक पिलर्स का एरिया होता है जहां किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए उसे उस लोकेशन को रिजर्व रखा जाता है या उस इवेंट को मैनेज करने के लिए उस एरिया का यूज किया जाता है। जैसे पूजा पाठ करने के लिए या नृत्य करने के लिए या संकीर्तन करने के लिए, इस तरीके से ये मंडप का कॉन्सेप्ट आया। पूरा मंदिर जो है वो 2 पार्ट में ही डिवाइड होता है। एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है गर्भगृह का कॉन्सेप्ट, जहां मूल रूप से जो भगवान है वो विराजते हैं। और दूसरा प्रदक्षिणा, यही आपको समझना है, इससे ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानना है। अब प्रदक्षिणा का मतलब होता है, अगर इसके फिलोसफिकल डायमेंशन की बात करें तो जो गर्भगृह होता है वो सबसे शुद्धतम पार्ट, इसको आत्मा से लिंक किया गया, हमारी आत्मा, हमारी सोल से इसको लिंक किया गया, इसीलिए गर्भगृह को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया। और प्रदक्षिणा का मतलब है टाइम अराउंड, जो हमारा समय है वो घूम रहा है, इसलिए प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। कईयों जगह ये आपको मंदिर के अंदर भी देखने को मिलेगा और कईयों जगह ये खुले आकाश में भी आपको देखने को मिलेगा। और 3 ईयर में ये अराउंड इसको कंप्लीट किया गया। ये नागर शैली में बन रहा है, 5 डोम्स इसके अंदर है और 362 पिलर्स इसके अंदर। इसका मतलब कि काफ़ी गिग्नेटिक, काफ़ी बड़ा ये मंदिर तैयार हो रहा है। तो मैंने आपको बताया गर्भगृह का कॉन्सेप्ट कि कैसे गर्भगृह के अंदर रामलला विराजेंगे, इसके ऊपर राम दरबार होगा। और अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे कि किस तरीके से गर्भगृह, सैंक्टोरल इसको बोलते हैं, ये जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है यही गर्भगृह का कॉन्सेप्ट है। और रामलला यही विराजेंगे, 22 को यही उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, इसके ऊपर राम दरबार लगेगा। और भी कई इन्फॉर्मेशंस हैं लेकिन वो हमारे बहुत यूज़ की नहीं है, इसलिए हमें बहुत उसको लेके बात नहीं करनी।
अब अगर मैं इन स्लाइडों को ऐड कर दूंगा, PDF भी आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। मेनली इस पूरी हिस्ट्री को देखें तो तीसरी से चौथी शताब्दी में आपको रामायण की रचना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है, और उस ईसा पूर्व से आपको ये देखने को मिलता है। और वहां से अब तक रामायण इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि वर्ल्ड ऑर्डर में रामायण जो है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी, और अलग अलग राइटर ने अपने अकॉर्डिंग रामायण को लिखा। इसका मतलब ये है कि जो रामायण की बुनियाद है वो सोसाइटिकल डिमांड को हमेशा फुलफिल करती रही। एक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, जब बौद्ध धर्म की प्रोमिनेंसी बढ़ती जाती है उस समय भी रामायण ही जो है वो सनातन धर्म को, या ब्राह्मण धर्म जिसके हम मानते हैं कहते हैं, उसको एक फिर से रिवाइवल प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में ही अपनी बातों को रखने का तरीका आपको रामायण में देखने को मिलेगा। दूसरा, लाइफ को कैसे जिया जाए, लाइफ के कौन कौन से कैरेक्टर हों और किसी भी रिलेशन को कैसे चलाया जाए, ये आपको रामायण में बखूबी, मीन्स पूरी जिंदगी आप कैसे जिए, आपकी क्या जिम्मेदारियां हो, ये चीजें आपको रामायण में मिलेंगी। और इसी की वजह से इसकी जो रिलेवेंसी है वो अब भी है, तीसरी चौथी ईसा पूर्व भी थी और आगे भी ये ऐसी ही बनी रहेगी। तो अब रामायण के ऊपर इस डिबेट से हम हट जाते हैं, या इसे यही छोड़ देते हैं कि रामायण की इंपॉर्टेंस क्या है। और आप बहुत ढेर सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि जितने बड़े शासक आए इंडिया में, जो भी आया वो रामायण से प्रभावित होता है, और वो रामायण को अपनी लैंग्वेजेस में, जैसे मुगल आएंगे तो उन्होंने उर्दू में इसका ट्रांसलेशन कराया, फिर कुछ फारसी में भी हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस तमिल में हुआ, बंगला में हुआ, अंग्रेजों ने भी इसके ट्रांसलेशन किए हुए हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको 10 कंट्री में आपको रामायण मेन प्रोमिनेंट बुक के रूप में आपको देखने को मिलेगा, और भगवान राम से रिलेटेड एक्टिविटीज, लोक गाथाएं, उनकी कल्पनाएं, उनकी बात देखने आपको मिलेगी। तो ये एक बेसिक डिबेट है। अब हम आते हैं जो एनालिटिकल पार्ट है इसका, कि क्या इस राम मंदिर के बनाने से इंडिया के अंदर हिंदुत्व का जो रिवाइवल देखने को मिल रहा है और इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक सी चीजों को एक बार देखना होगा। देखिए, राम अपने आप में सबसे ज्यादा सोवर्जिन और सेकुलर राजा रहे, और इसी वजह से राम राज्य की कल्पना राम के बाद से अब तक होती रही और आगे भी होती रहेगी। इसी बात को हमारे महात्मा गांधी ने भी इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली कहा कि इंडिया में सबसे बेहतर राज्य किसका है, तो राम राज्य की कल्पना की गई। गुड गवर्नेंस की ओरिजिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल, और ऐसा राज्य जहां सेकुलरिज्म को पूरी तरीके से जमीन में उतारा जाए, वो राम राज्य में ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर भी बता रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी बता रहा हूं जहां से ये चीजें आती हैं। इंडिया के अंदर राम जो हैं वो हम जन्म लेते हैं, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम किसी भी पंथ पद्धति धर्म को मानने वाले हों, राम हमारे साथ रचे बसे रहते हैं। इवन दो इंडियन आर्मी में भी अगर आप देखें तो राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। कई ऐसी बटालियंस हैं जो इसका यूज करती है। अब बात करते हैं कि राम राज्य की जो कल्पना, राम राज्य की कल्पना में कोई भी राज्य तब तक बेहतर माना जाएगा। अब आजकल का जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, वो भी अगर आप देखें तो राम राज्य से उसको इनहेरिटेड किया गया देखने को मिलेगा। वो कैसे? स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये कहता है कि स्टेट के अंदर जितने उसके सिटीजन हैं, जितने भी उसके नागरिक हैं, वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको स्टेट फुलफिल करे। राम इस चीज को करते हुए दिखते हैं। दूसरा, किसी भी छोटी बात को रखने के लिए आपको सीधे राजा अवेलेबल है, और आप अपनी बात को रखेंगे, और अगर आपका डाउट होगा तो राजा उसे सीधे रिजॉल्व करता है। इतनी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल भी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। और इससे भी आगे बात है कि अगर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से स्टेट के अंदर
कोई कंसर्न्स क्रिएट हो जाए या लोगों के अंदर राजा को लेके कोई निगेटिव थॉट आ जाए, तो उसके लिए राजा अपने फैमिली मेंबर्स तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इतना बिगर और बिगेस्ट हर्ट किसी का अभी तक नहीं देखने को मिला, इतना बड़ा एग्जाम्पल कभी किसी को देखने को नहीं मिला। इस वजह से ये जो बातें कही गई कि दूसरा, राम ने हमेशा एक ब्रिज की तरह काम किया है। चाहे जब भी इंडिया के अंदर या जो जितने कंट्रीज में, जो 10 कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, जब वहां सोसाइटिकल क्लैशिंग हुई या सिविलाइजेशन क्लैशिंग आपको देखने को मिलेगी, तो वहां एक ब्रिज की तरह आपको राम का जो मोटिव है, राम का की जो फिलॉसफी है, वो वर्क देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर भी अलग अलग सेक्ट हैं और सब में आप देखेंगे कि राम के थ्रू संकीर्तन मार्ग, भक्ति मार्ग की प्रोमिनेंसी राम के थ्रू स्टेब्लिश होती है। और पूरे, अब चूंकि मिडवेल में अगर आप आ जाइए, जब मुगल इन्वेजन इंडिया में शुरू होता है, उस समय भी आप देखेंगे कि जो भक्ति पीरियड का समय है, वो उसमें एक बहुत मेन स्ट्रीम जो है वो रामानुजाचार्य का जो स्ट्रेंथ है वो इसी पे चलती है। ऐसे बहुत ढेर सारे राजा आपको देखने को मिलेंगे जो इसी पद्धति को फॉलो करते चले जाएंगे। और आज भी इसकी आप प्रोमिनेंसी देखने को देखिए कि राम की वजह से आज जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है वो काफी बेहतरीन हुआ है, ना कि वो ब्रेक हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये कोई कह रहा है तो या तो वो बाइज्ड है या तो राम को समझ नहीं पा रहा है। जस्टिफाई उसे करना है कि वो इन दोनों में कहाँ खड़ा होता है, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं क्लियरली। तो राम का ये आपको डायमेंशन समझना होगा। और राम ने कई ऐसी चीजें थी जो सोसाइटिकल कुरीतियां थी, उसको सही करने का काम किया। राम ने ये भी स्टेब्लिश किया कि जो ड्यूटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, ना कि पर्सन बड़ा होता है। तो आज की जो डिमांड है हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की, वो भी हमको समझने की ज़रूरत है। जो हम क्लैशिंग देख रहे हैं, करप्शन देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से आपको बैलेंस करते हुए दिखेंगे। तो रही बात सॉफ्ट पावर की, तो मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो राम की जो नेम है, फेम है, जो फिलॉसफी है, जो थॉट है, वो हमारे सॉफ्ट पावर के लिए एक नया और ओरिजिन प्रोवाइड करने वाला है। और यहां से इंडिया एक नए लेवल पे पहुंचेगा। एक चीज और, जिस तरीके से स्टेट या कंट्री रिच होती है, उसके मोन्यूमेंट या उसकी बिल्डिंग उतनी शानदार होती है। आपने ये देखा होगा, चाहे वो पीसा की मीनार हो या लिबर्टी का स्टैचू आप देखें यूएसए के अंदर देखें, या इंडिया के अंदर ताजमहल की कल्पना देखें या ताजमहल को देखें। अब समय आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे सत्ता ताकतवर होती चली जाती है, तो ये जो बिल्डिंग्स होते हैं ये आपकी प्रोस्पेरिटी को भी काफ़ी रिफ्लेक्शन करते हैं। अब ये इतना विशाल मंदिर बना, इस विशाल मंदिर से ये भी दुनिया में एक सॉफ्ट पावर और एक एग्जांपल दुनिया को सेट करने के लिए दिया जा रहा है कि हम इकोनॉमिक वाइज, टेक्नोलॉजिकली हम, और दूसरा कि यूनिटी वाइज अगर हम यूनिटी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में देखें, वो भी हम काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो ये सारे डायमेंशन हैं। अब मैं और भी इसमें कई डायमेंशन है जिसको हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई अगर किसी एरिया के अंदर कोई इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, 1 लाख पीपल जो है वो पर डे मंदिर में विजिट कर सकते हैं। तो किसी एरिया में अगर 1 लाख पीपल डेली अगर विजिट कर रहे हैं, तो उस एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म का जो डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा होगा। नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी टूरिज्म में जब काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये इकोनॉमिक रिवाइवल भी जो है वो यहाँ से बनेगा। और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये हमारे लिए एक बेहतरीन अचीवमेंट है, ना कि ये किसी तरीके से नेगेटिव चीज़ें हैं। हमें कहीं भी पॉलिटिकल एडवांटेज या पॉलिटिकल थॉट को नहीं रखना, हमें एज ए इंडियन सिटीजन, यूपीएससी एस्पिरेंट के होने के नाते इन चीज़ों को समझना है। लास्ट नॉट द लिस्ट, राम से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और अराउंड 8 अरब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन है। होमोसेपियंस जो हैं हम इतने हैं। अगर हम राम के एक एक गुण सीखें तो सारे हमारे गुण ज़्यादा होंगे, हमारी सोच जो है वो कम पड़ जाएगी। तो हमें, अगर हम 1 अरब 40 करोड़ लोग अगर राम की एक एक गुण सीख लें तो इंडिया का उद्धार ऐसे ही हो जाना है और हम इतने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो राम के ब्रह्मचर्य को, राम की ड्यूटीज़ को समझिए।
अगर आप गृहस्थ हैं तो आप ये समझिए कि किस तरीके से आप सोसाइटी को और घर को लेके चल सकते हैं। भाई के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, मदर के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, बेटे के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर आप इनसे ऊपर आप अच्छे लीडर हैं तो आप ये समझिए कि ये कुर्सी, ये ताकत, ये शोहरत ये आपकी नहीं है, ये समाज के लिए है, जनता के लिए है। और उसको बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसके लिए वर्क करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।